गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें विशेषण की अवस्थाएं पढ़नी हैं। आप सबको पता है हमने विशेषण की अवस्थाएं आज शुरू की हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आज एक दिन का ही ये टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पर फिर भी आप यदि इसे ध्यान से देख लीजिएगा तो क्लियर भी जल्दी हो जाएगा। सबसे पहली बात, इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ की जाती है और उस तुलना के आधार पर विशेषण की जो अवस्थाएं आती हैं उन्हें आज हम अध्ययन में शामिल करेंगे। पहली बात, इसमें एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ की जाती है, उसे विशेषण की अवस्था कहते हैं। इसी के आधार पर विशेषण की कुछ अवस्थाएं क्या क्या हैं? 3 अवस्थाएं हैं विशेषण की। पहली मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हो सकता है बच्चों कि आपको कुछ इसमें क्लियर दिखाई ना दे वीडियो में, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो बोलने के बाद आप एक बार वीडियो स्टॉप करके उस बात को लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मूल अवस्था क्या होती है कि जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से नहीं की जाती, यानी कि इसमें केवल एक ही संज्ञा या सर्वनाम रहता है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जाती। दूसरा क्या है, उत्तरावस्था में इसमें दो संज्ञा या सर्वनामों की तुलना होगी, अर्थात एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से की जाए, उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था, सबसे पहली अवस्था में कोई तुलना नहीं की जाती। दूसरी अवस्था में एक विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। ये देखिए मूल अवस्था का उदाहरण देखिए, राम होशियार है। अब राम होशियार है, ठीक है, राम भाई होशियार है, उसकी तुलना तो नहीं की जा रही ना किसी के साथ कि वो किससे होशियार है, किससे ज़्यादा होशियार है। राम होशियार है तो ठीक है भाई, हो सकता है, ज़रूर थोड़ी और नहीं है, और भी हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा और उससे भी और ज़्यादा होशियार हो सकता है उससे कमज़ोर भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है, ठीक है। दूसरे में देखिए, उत्तरावस्था में इसमें एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा सर्वनाम से की जाएगी। उदाहरण देखिए जैसे इसमें नहीं लिख रखा मैंने, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे राम मोहन से ज़्यादा होशियार है, तो इसमें राम की तुलना किससे की जा रही है? मोहन से की जा रही है। आप लिख लीजिएगा, मैंने मेन बातें लिख रखी हैं। अब एक जगह एक स्थान आता है मूल अवस्था से उत्तरावस्था बनाना, यानी कि जो मेन अवस्था होती है, मूल अवस्था जो होती है, उससे उत्तरावस्था बनाना। आप इसको अंग्रेजी में डिग्री के तौर पे पढ़ते हो, डिग्री के तौर पे आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में डिग्रियां होती हैं, उसको हिंदी में विशेषण की अवस्थाएं बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको मूल अवस्था से उत्तरावस्था बनाने का पहला नियम, विशेषण से पहले से लिख देना, एक नियम। दूसरा नियम है विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ देना। जैसे देखिए, उच्च है, शब्द है उच्च, ये विशेषण की मूल अवस्था है उच्च, इसके सामने से जोड़ दोगे तो से उच्च, या फिर लास्ट में तर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? उच्चतर। तो ये विशेषण की उत्तरावस्था बन गई, ठीक है। से उच्च से भी बना सकते हो और उच्चतर से भी तर प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण की आप उत्तरावस्था बना सकते हो। मूल अवस्था ये है, उत्तरावस्था ये है। अगली आती है उत्तम अवस्था। इस अवस्था में एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी संज्ञा या सर्वनामों से की जाती है, यानी कि अन्य सभी से तुलना की जाती है। इसकी सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी मूल अवस्था, उसमें तुलना नहीं होती। दूसरे में एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होती है, और इसमें एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना अन्य सभी या बहुत से संज्ञा सर्वनामों से की जाती है। जैसे उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा इन सब के, पर अभी तक आप ये ध्यान से देखिए। जैसे राम कक्षा में सबसे होशियार है, अब यहाँ पे सबके साथ तुलना की जा रही है राम की, ठीक है। आगे देखिए, अब उत्तम अवस्था कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे पहला नियम, विशेषण शब्द से पहले
सबसे पद का प्रयोग करेंगे, सबसे शब्द का या सबसे पद का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे उच्च था, ये मूल अवस्था थी, इसकी उत्तर अवस्था क्या बनेगी, उच्चतर, और उसकी उत्तम अवस्था क्या बनेगी, उच्चतम। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। देखिए इसके उदाहरण, जैसे निम्न है, ये इसकी मूल अवस्था है, निम्नतर उत्तरावस्था और निम्नतम उत्तम अवस्था। लघु, लघुतर, लघुतम। निम्न से उत्तरावस्था में से निम्न भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में बनेगा निम्नतर। फिर निम्नतम, सबसे निम्न। बात एक ही है, चाहे सबसे से बना लो चाहे तम से बना लो, इसमें से आगे लगा दो या पीछे तर लगा दो, बात एक ही है। अच्छा से, अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद के तौर पे यूज होते हैं। जैसे अच्छा है, अब इससे अच्छा तर तो बना नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसके आगे से लगाएंगे, से अच्छा, और फिर सबसे अच्छा। श्रेष्ठ, वैसे तो श्रेष्ठ तो अपने आप में ही उत्तम अवस्था होती है, लेकिन कई जगह हमें ये मिलेगा देखने को श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, एनसीईआरटी के बुक में विशेषकर रूप से मिलेगा। एक बात नोट करिएगा इसमें कि इस अवस्था में अपादान कारक होता है। कौन सी में, उत्तरावस्था में। इस अवस्था में हमेशा अपादान कारक होगा और इस वाले अवस्था में हमेशा अधिकरण कारक होगा। जब आप पद परिचय दोगे उस समय आपके ये कारक काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जब हमारी क्लास होगी फिर से अब ऑनलाइन, तब हम उसमें और भी अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं अब अगले इसी के कुछ बिंदुओं के साथ, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उद्देश्य आपको पता है कि वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता को छोड़कर जो क्रिया और कर्म बच जाता है वो विधेय होता है। तो जो कर्ता की विशेषता बताएगा उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और जो बाकी बच गया उसकी विशेषता बताएगा उसे विधेय विशेषण कहेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्या है इसमें, उद्देश्य। क्रिकेट खेल रहा है, क्या बच गया इसमें, विधेय बच गया। तो जो कर्ता की विशेषता बताएगा वो, जो कर्ता होता है वो विधेय होता है, उद्देश्य होता है, और जो बच जाता है वो विधेय होता है। देखिए राम जैसे क्रिकेट खेल रहा है, अब मैं कहूँ बुद्धिमान राम क्रिकेट खेल रहा है या बुद्धिमान बालक क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या होगी, कर्ता की विशेषता। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। देखिए अब आगे देखिए, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब धार्मिक पुस्तक, यहाँ पुस्तक कर्म है और कर्म की विशेषता क्या है कि वो धार्मिक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, विधेय विशेषण। एक देखिए, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक तेज पढ़ता है। अब पढ़ने की भी विशेषता बताएगी तेज, तो ये विधेय विशेषण, ये भी विधेय विशेषण, और ये बच गया ये उद्देश्य विशेषण, क्योंकि यहाँ पे बालक उद्देश्य है और बालक की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको विशेषण का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं फिर ऑनलाइन क्लास के साथ कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।